हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ASP.NET कोर 100 इंटरव्यू की जो सीरीज है, इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो उसी में से होगा, मॉड्यूल 1 में से। और मॉड्यूल 1 के अंदर मैंने आपको बताया था 20 क्वेश्चंस हैं जो कि ASP.NET कोर के जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होगा सर्विसेज से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्राम डॉट सी एस, स्टार्टअप डॉट सी एस को देखा था। आज हम देखेंगे कि सर्विसेज के हवाले से कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद आगे जाके डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखेंगे, उसकी सर्विस लाइफ टाइम्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सर्विसेज इन ASP.NET कोर। मतलब सर्विसेज क्या होती हैं, क्यों सर्विसेज को यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सर्विसेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो भाई देखो, शॉर्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्विसेज आर रीयूजेबल कंपोनेंट्स दैट कंटेन बिजनेस लॉजिक और शेयर्ड फंक्शनैलिटी। भाई देखो, पहली चीज तो यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्विसेज आर रीयूजेबल कंपोनेंट्स। इसका मतलब सर्विसेज एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो। इसका मतलब सर्विसेज के अंदर कुछ ऐसा कोड होता है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार बार रीयूज कर सकते हो, इसलिए इसको कहा जा रहा है सर्विसेज आर रीयूजेबल कंपोनेंट्स। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्विसेज दैट कंटेन बिजनेस लॉजिक और शेयर्ड फंक्शनैलिटी। भाई देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सर्विसेज के अंदर हमारे पास बिजनेस लॉजिक होती है। भाई देखो, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये बिजनेस लॉजिक आखिर हम कहते किसको हैं। क्योंकि जब हमें बिजनेस लॉजिक का पता चलेगा तभी तो हम सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक लोगों को यही नहीं पता होता कि सर्विसेज हम कब यूज़ करते हैं, मतलब आखिर क्या नीड होती है, तब जाके हम सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको बिजनेस लॉजिक के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस लॉजिक को ही हम सर्विसेज के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर बिजनेस लॉजिक को मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और फिर देखो एक वर्ड यूज़ किया, शेयर्ड फंक्शनैलिटी। मतलब ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि आपको बहुत सारी जगहों पे बार बार रीयूज़ करनी है, तो उसके लिए भी हम सर्विसेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, they are registered with built-in dependency injection container and injected wherever needed। मतलब देखो, हमने सर्विस क्रिएट कर ली, उसके अंदर हमने एक ऐसा कोड भी डाल दिया जो हमें रीयूज करना है बार बार। तो सर्विस क्रिएट करने के बाद याद रखना कि उसे रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जिस तरह आपको अपने कमरे के लिए एक अलमारी चाहिए, अब वो अलमारी फर्नीचर शॉप के अंदर बन चुकी है, लेकिन जब तक वो आपके कमरे में नहीं आएगी तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सेम उसी तरह सर्विस आप क्रिएट तो कर लोगे, लेकिन जब तक उसे आप अपनी एप्लीकेशन में रजिस्टर नहीं करोगे तब तक आप उस सर्विस को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए हमारे पास एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसको हम आने वाले लेक्चर के अंदर मजीद डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझो कि सर्विसेज को रजिस्टर किया जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर की मदद से, जिससे क्या होता है कि उस सर्विस को हम अलग अलग जगहों पे क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये रजिस्टर कहाँ पे करेंगे हम सर्विसेज को, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि सर्विसेज को हम रजिस्टर करते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पहले से मौजूद होती है। ठीक है, तो वहां पे सर्विसेज को रजिस्टर करना जरूरी है बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, तो भाई देखो, अब इस लेक्चर में आगे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि बिजनेस लॉजिक क्या होती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सर्विसेज को यूज कर पाओगे, उसको एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, व्हाट इज बिजनेस लॉजिक। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, बिजनेस लॉजिक इज द रूल्स एंड डिसीजंस दैट टेल योर एप्लीकेशन हाउ द बिजनेस शुड वर्क। भाई देखो,
हमारे पास जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो किसी ना किसी बिजनेस को फॉलो कर रहा होता है, मतलब किसी बिजनेस के लिए, किसी कॉन्सेप्ट के लिए वो वेब एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो हर बिजनेस की, हर वेब एप्लीकेशन की आपके पास कोई ना कोई रूल्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं। तो बिजनेस लॉजिक को मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे रूल्स और डिसीजन जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर बताते हैं कि आपका जो बिजनेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से काम करेगा। मतलब बिजनेस लॉजिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, कुछ रूल्स एंड डिसीजंस हैं जो कि हर बिजनेस के अंदर, हर एप्लीकेशन के अंदर यूज में आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा वो बिजनेस, हमारी वो एप्लीकेशन किस तरह से काम करेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो, इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस लॉजिक इज इक्वल टू द ब्रेन ऑफ योर एप्लीकेशन। भाई देखो, आप अपने ब्रेन से सब कुछ डिसाइड करते हो ना, डिसीजन लेते हो, रूल्स बनाते हो। तो ये जितने भी रूल्स और डिसीजंस होते हैं, ये हम इनको क्या कहते हैं, बिजनेस लॉजिक। और बिजनेस लॉजिक को हम इंप्लीमेंट करते हैं सर्विसेज के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये चीज भी याद रखना कि बिजनेस लॉजिक को हम ब्रेन ऑफ आवर एप्लीकेशन कह रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखो, बिजनेस लॉजिक क्या क्या चीजें डिसाइड करती है। ठीक है, यहां पे देखो, व्हाट इज अलाउड, मतलब क्या चीज हमें अलाउ करनी है, क्या चीज हमें अलाउ नहीं करनी, व्हाट इज नॉट अलाउड। मतलब जो चीज अलाउ करनी है उसके लिए हमें एक रूल बनाना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा, और कौन सी चीज अलाउ नहीं करनी उसके लिए हमें रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां पे देखो, हाउ कैलकुलेशन शुड बी परफॉर्म, जो कैलकुलेशंस हो रही है एप्लीकेशन के अंदर वो किस तरह से परफॉर्म होंगी। ठीक है, फिर यहां पे देखो, व्हाट शुड हैपन व्हेन अ यूजर परफॉर्म्स एन एक्शन, और अगर यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या काम परफॉर्म करवाना है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये रूल्स एंड डिसीजंस कहलाते हैं, और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस लॉजिक। इसका मतलब बिजनेस लॉजिक के अंदर हम इस तरह के रूल्स और डिसीजंस का कोड करते हैं। ऑन द अदर साइड यहां पे देखो, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब बिजनेस लॉजिक कह लो या सर्विसेज कह लो, वो कौन सी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यहां पे देखो, शोइंग डेटा ऑन द स्क्रीन, मतलब जो डेटा हमें अपने स्क्रीन पे यूजर को डिस्प्ले करवाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबल ये बिजनेस लॉजिक नहीं होती, सर्विसेज नहीं होती। ठीक है, फिर यहां पे देखो, रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट, मैंने आपको बताया था जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो हमारे कंट्रोलर उसको रिसीव करता है, फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है कि कौन से एक्शन मेथड को कॉल करना है। तो रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट का जो काम है वो भी सर्विसेज का नहीं है, बिजनेस लॉजिक का नहीं है। ठीक है, फिर यहां पे देखो, सेविंग डेटा डायरेक्टली इनटू SQL सर्वर, मतलब जो डेटा आपको अपने SQL सर्वर डेटाबेस में स्टोर करवाना है वो काम भी सर्विसेज का नहीं होता, बिजनेस लॉजिक का नहीं होता। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो, बिजनेस लॉजिक की मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल जो कि स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पे देखो, एक स्टूडेंट है, उसको एडमिशन चाहिए एक स्कूल में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी स्कूल हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे स्कूल से रिलेटेड बिजनेस रूल्स क्या होंगे, मतलब बिजनेस लॉजिक क्या होगी। यहां पे देखो, योर स्कूल सेज स्टूडेंट एज मस्ट बी एटलीस्ट 5 years, मतलब स्कूल कहता है कि आपकी एज 5 साल होनी चाहिए कम से कम, तब जाके आपको स्कूल में एडमिशन मिलेगा। मतलब छोटे बच्चों की बात हो रही है, सही है। फिर यहाँ पे देखो, एडमिशन फीस इज ₹20,000, मतलब एक और रूल क्या है, एक तो रूल मैंने आपको बताया कि एज कम से कम भी 5 years होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि एडमिशन फीस क्या होगी, 20,000 होगी, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पर क्लास, मतलब एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं, 30, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये एक रूल है, ये एक डिसीजन है। ठीक है, फिर देखो, स्टूडेंट मस्ट सबमिट प्रीवियस रिजल्ट कार्ड, इसका मतलब कोई स्टूडेंट दूसरे स्कूल से आ रहा है, वहां पे एक नए स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो उसका जो प्रीवियस रिजल्ट कार्ड होगा, प्रीवियस जो मार्कशीट होगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सही है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये कहलाते हैं बिजनेस रूल्स, और इन्हीं को हम कहते हैं हमारे पास बिजनेस लॉजिक, जो कि हम कहां पे लिखते हैं, अपनी सर्विसेज के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आगे देखो, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, द रिसेप्शनिस्ट सिंपली एंटर्स द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, मतलब अब रिसेप्शनिस्ट जो होती है उसका क्या नाम है, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट आपके पास होता है या होती है, उसका काम क्या होता है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सिस्टम में एंटर करना। ठीक है, मतलब आपकी एप्लीकेशन में एंटर करना। फिर यहां पे देखो, द टीचर डजंट डिसाइड दीज रूल्स, मतलब ये जो रूल्स होते हैं वो टीचर डिसाइड नहीं करता, वो एडमिनिस्ट्रेशन या अपर मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, फिर देखो, द सॉफ्टवेयर ऑल्सो शुड नॉट लेट एनीवन ब्रेक दीज रूल्स, मतलब जो सॉफ्टवेयर है, आपकी वेब एप्लीकेशन है जो आप बना रहे हो, वो भी इन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं आपके पास बिजनेस लॉजिक, मतलब इस तरह के जो भी रूल्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस रूल्स, उनको आप
इंप्लीमेंट करते हो बिजनेस लॉजिक की मदद से, और वो कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो, सर्विसेज के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो अभी मैंने आपको एक सर्विस के बारे में बताया था जो कि स्कूल से रिलेटेड थी, स्टूडेंट से रिलेटेड थी, तो यहाँ पे देखो इसका एक प्रैक्टिकल कोड जो हम यूज कर सकते हैं इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर, वो देखो यहाँ पे देखो, एक स्टूडेंट सर्विस, बेसिकली सर्विस क्या होती है, क्लास होती है। स्टूडेंट सर्विस के नाम से मैंने एक क्लास बनाई। फिर यहाँ पे देखो रिपोजिटरी का मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर है जो कि रिपोजिटरी वाले उसको इनिशियलाइज कर रहा है, क्योंकि सर्विसेज का डेटा अगर हमें डेटाबेस में स्टोर करना है तो हम रिपोजिटरी में भेजते हैं। तो ये देखो, ये सारे रूल्स आपको नजर आ रहे हैं। देखो वही जो एज चेक करेगा, ठीक है, फिर रिजल्ट कार्ड है या नहीं है वो चेक करेगा, फिर ईमेल एग्जिस्ट है, फिर गेट स्टूडेंट काउंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एडमिशन फीस के बारे में बताया था, 20,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के रूल्स अगर सारे चेक हो जाते हैं तो यहाँ पे देखो वो जो स्टूडेंट का डेटा है वो मैं अपनी रिपोजिटरी में भेज रहा हूँ ताकि वो डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो सर्विसेज के अंदर कुछ इस तरह का काम होता है, देख लो, मतलब ये एक स्टूडेंट सर्विस है, इसके अंदर इस तरह का काम होता है, और इन दी एंड हम वो डेटा रिपोजिटरी में भेजते हैं ताकि डेटा हमारे पास डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास बिजनेस रूल्स प्रैक्टिकली जो आप अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, सही। फिर यहाँ पे देखो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। जिस तरह देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ATM मशीन की, ठीक है। इमेजिन एन ATM मशीन, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट करते हो ATM मशीन से कि भाई आपको विड्रॉ करने हैं 5,000, मतलब 5,000 आपको ATM से निकालने हैं। तो भाई जब भी आप 5,000 लिख के एंटर करते हो, ठीक है, तो फौरन से तो आपके पास पैसे नहीं आ जाते ना, वो बहुत सारी चीजें चेक करता है इंटरनली, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो द ATM डजंट इमीडिएटली गिव मनी, वो बहुत सारी चीजों को इनसाइड में इंटरनली चेक करता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो एक पिक्चर में आपको समझाया हुआ है, वो कौन कौन सी चीजें चेक करता है। सबसे पहले आपका ATM कार्ड क्या वो वैलिड है, मतलब वो एक्सपायर तो नहीं है, इस तरह की और भी चीजें चेक कर सकता है। फिर जो आपने पिन एंटर किया था क्या वो पिन करेक्ट है। फिर उसके बाद डज अकाउंट एग्जिस्ट, मतलब जो आप अकाउंट उस ATM के साथ एसोसिएटेड है क्या वो एग्जिस्ट करता है, मतलब अलाइव है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो आप अपना बैंक अकाउंट काफी टाइम से यूज नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह जो बैलेंस आप मतलब आपके अकाउंट में जो बैलेंस है क्या वो 5,000 के इक्वल या 5,000 से ज्यादा है, क्योंकि आप कितने पैसे निकलवा रहे हो, 5,000 निकलवा रहे हो, तो आपके अकाउंट में उतना ही बैलेंस होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर देखो फिर चेक करेगा डेली विड्रॉल लिमिट एक्सीडेड। भाई देखो हमारे पास डेली लिमिट होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बैंक है उसमें मैं एक दिन में 50,000 ATM से निकलवा सकता हूँ, हो सकता है 50,000 से ज्यादा मैं निकलवा रहा हूँ, तो वो इस कंडीशन को भी चेक करता है कि भाई एक दिन की लिमिट एक्सीड तो नहीं हो गई, मतलब उससे ज्यादा तो पैसे आप नहीं निकाल रहे। फिर डिस्पेंस कैश, मतलब कैश आपको प्रोवाइड करता है और उसके बाद जो भी आपने पैसे निकलवाए हैं उसको आपके बैलेंस से माइनस करके उसको अपडेट कर देता है। मतलब देखो जब आप पैसे निकालते हो तो बिहाइंड द सीन्स इतने सारे बिजनेस रूल्स, मतलब इतने सारे बिजनेस लॉजिक्स जो हैं वो चेक हो रहे होते हैं, और ये सारी चीजों के लिए आप एक सर्विस क्रिएट करते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बिजनेस रूल है और बिजनेस लॉजिक है वो हम क्यों यूज करते हैं सर्विसेज के अंदर, ठीक है। यहां पे देखो यही कह रहा है दीज चेक्स आर बिजनेस रूल्स, मतलब ये सारे जो चेक्स हैं वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस रूल्स कहलाते हैं, बिजनेस लॉजिक कहलाते हैं। हेंस दे आर बिजनेस लॉजिक, ठीक है। जो आपके बिजनेस रूल्स हैं वही आपके बिजनेस लॉजिक कहलाते हैं जिनको हम सर्विसेज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, व्हाट आर सर्विसेज, ठीक है। देखो ये दोनों पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि सर्विसेज क्या होते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक या शेयर्ड फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब आपको बिजनेस लॉजिक समझ में आ गया, इसका मतलब जहां जहां पे आपको बिजनेस लॉजिक की जरूरत पड़ेगी वहां वहां आपको सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये बताया था कि सर्विसेज को रजिस्टर कैसे करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब यहां पे देखो कंट्रोलर शुड नॉट कंटेन बिजनेस लॉजिक, मतलब देखो अक्सर जो लोग होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं इस चीज को कि बिजनेस लॉजिक को वो कंट्रोलर्स में लिख रहे होते हैं। तो यहां पे देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कंट्रोलर शुड नॉट कंटेन बिजनेस लॉजिक, सर्विसेज कैन कंटेन बिजनेस लॉजिक, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इंस्टेड दे कॉल सर्विसेज, मतलब कंट्रोलर का क्या काम होता है, वो HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और फिर उस रिक्वेस्ट में अगर सर्विसेज को कॉल करने का काम होता है तो कंट्रोलर सर्विसेज को कॉल करके
फिर सर्विसेज का जो भी काम होता है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है बैड प्रैक्टिस की। वो बैड प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे देखो कि कंट्रोलर के अंदर बिजनेस लॉजिक है। इसका मतलब कंट्रोलर बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा है, और जब बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास जा रही है। तो ये हमारे पास बैड प्रैक्टिस है, मतलब आपने ऐसा नहीं करना। आपने करना कैसा है, यहाँ पे देखो गुड प्रैक्टिस क्या है। गुड प्रैक्टिस ये है कि कंट्रोलर सर्विस को कॉल करेगा, क्योंकि सर्विस के अंदर हमारे पास क्या हुई हुई है, बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट हुई हुई है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर उस सर्विस का रिकॉर्ड, उस सर्विस का जो भी आउटपुट है, डेटा है, अगर वो डेटाबेस में स्टोर करना है तो सर्विस का डेटा पहले जाएगा रिपोजिटरी के बाद, क्योंकि रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास वो कोड होता है कि डेटाबेस के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो वो कोड हम रिपोजिटरी में लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास वो डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होता है। तो मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस है। कंट्रोलर सर्विस को कॉल करेगा, सर्विस रिपोजिटरी को कॉल करेगा, फिर रिपोजिटरी डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, फिर यहां पे देखो सर्विसेज इंप्रूव, मतलब सर्विसेज को जब आप यूज करते हो, सर्विसेज को यूज करके अपनी बिजनेस लॉजिक को लिखते हो, तो वो क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकता है। यहाँ पे देखो कोड रीयूज, वही बात मैंने बताया, सर्विसेज क्या है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं। तो जिसकी मदद से आप एक सर्विस बनाओ और इसको अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग अलग कंट्रोलर्स के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो टेस्टेबिलिटी, टेस्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। मतलब हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने कोई सर्विस बनाई होगी ना, तो अगर उस सर्विस को टेस्ट करना है तो आप सिर्फ उसी सर्विस को ओपन करोगे। फिर इसी तरह मेंटेनेबिलिटी, मतलब कोई इश्यूज आ रहे हैं या कोई चीज उसके अंदर ऐड करनी है, या कोई भी चीज जो आप एक स्पेसिफिक सर्विस में करना चाह रहे हो, तो आप उसी स्पेसिफिक सर्विस को ओपन करोगे, उसके साथ काम करोगे। फिर देखो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हमें मिलता है। इसका मतलब हर टास्क के लिए मैंने अलग अलग सर्विसेज बनाई हुई हैं, तो इसका मतलब जो मेरे जितने भी कंसर्न्स थे उनको मैंने अलग अलग सर्विस के अंदर सेपरेट कर दिया, ताकि उसको मेंटेन करना, टेस्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। सही है। फिर यहाँ पे देखो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, देखो क्या कह रहा है। सपोज योर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नीड्स टू कैलकुलेट स्टूडेंट फीस। मतलब अब आपने ASP.NET कोर को यूज करके एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, एक वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर स्टूडेंट की फीस कैलकुलेट करने का एक काम है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कैलकुलेशन इनसाइड एवरी कंट्रोलर, मतलब मल्टीपल कंट्रोलर्स हो सकते हैं ना, तो आपको वो जो कैलकुलेशन वाला कोड है वो हर कंट्रोलर में लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करो, एक सर्विस क्रिएट कर लो। ठीक है, और उसका नाम रख लो फी सर्विस। ठीक है, और फिर जो भी आपका कैलकुलेशन का कोड है वो इस सर्विस के अंदर रखो, और फिर उस सर्विस को हर कंट्रोलर के अंदर बार बार आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सर्विस की मदद से हम सेम लॉजिक को मल्टीपल जगहों पे रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे देखो कॉमन फॉलोअप क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपके जवाब के बाद जो इंटरव्यू आपसे कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेंगे, जिनमें से क्या है, हाउ डू यू रजिस्टर अ सर्विस इन ASP.NET कोर। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था सर्विस क्रिएट तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसको रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप उस सर्विस को यूज नहीं कर पाओगे, दूसरे कंट्रोलर्स में इंजेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर सर्विसेज आर रजिस्टर्ड इन program.cs, मैंने बताया था। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने program.cs को देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज किस तरह से रजिस्टर की जाती हैं। तो आप यही कह रहे हैं सर्विसेज आर रजिस्टर इन program.cs यूजिंग द बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन DI कंटेनर, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से हम अपनी सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं, कहाँ पे, program.cs फाइल के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है, और वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, वाई शुड बिजनेस लॉजिक बी प्लेस्ड इन अ सर्विस इंस्टेड ऑफ अ कंट्रोलर। भाई बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, लाजमी पूछा जाता है इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, कंट्रोलर शुड ओनली हैंडल HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। मतलब कंट्रोलर को सिर्फ और सिर्फ क्या हैंडल करना चाहिए, HTTP रिक्वेस्ट जिनको वो रिसीव करता है कंट्रोलर, और फिर उनका जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको हैंडल करता है। मतलब HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करना और उसका रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये सिर्फ कंट्रोलर का काम होना चाहिए। इफ बिजनेस लॉजिक इज रिटन इनसाइड कंट्रोलर्स, मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि अगर आप अपनी बिजनेस लॉजिक सर्विसेज के बजाय कंट्रोलर्स में लिखोगे तो क्या होगा, देखो दे बिकम लार्ज, डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड हार्ड टू टेस्ट। मतलब यहां पे कह रहा है कि वो जो आपके पास बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक का बहुत सारे हैं ना, रूल्स एंड डिसीजन बहुत सारे हैं, तो अगर आप वो अपने कंट्रोलर्स के अंदर लिखोगे बजाय सर्विसेज के, तो आपका जो कोड है, जो कंट्रोलर है, वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा।
मतलब बड़ा हो जाएगा कंट्रोलर, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसको टेस्ट करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए जब ये वाला सवाल आपसे पूछा जाए। ठीक हो गया। फिर यहां पे देखो एक और इंटरव्यू टिप, और टिप भी यही है। कौन सी टिप? जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना कि बिजनेस लॉजिक को हम कंट्रोलर के अंदर नहीं लिखें बल्कि सर्विसेज के अंदर लिखें। तो यहां पे देखो इंटरव्यू अक्सर ये वाला सवाल करते हैं, व्हाई शुड नॉट बिजनेस लॉजिक बी रिटन इनसाइड कंट्रोलर, कि भाई हम क्यों बिजनेस लॉजिक को कंट्रोलर्स के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसका जवाब यही है जो अभी मैंने आपको बताया। कंट्रोलर शुड ओनली हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, बिजनेस लॉजिक बिलोंग्स इन सर्विसेज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सही है, तो अब इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इसकी समरी मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या कह रहा है, सर्विसेज इनकैप्सुलेट बिजनेस लॉजिक। इनकैप्सुलेट का मतलब कि सर्विस बिजनेस लॉजिक को अपने अंदर छुपा लेता है, अपने अंदर बसा लेता है। एंड आर इंजेक्टेड इनटू कंट्रोलर्स थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और फिर उसी बिजनेस लॉजिक को जो हमने सर्विसेज में रखी हैं, उन सर्विसेज को हम कहां पे इंजेक्ट करते हैं? अपने कंट्रोलर्स में इंजेक्ट करते हैं बाय यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो ये एक दो लाइंस में आप इसका सर्विसेज का जो क्वेश्चन है उसका जवाब इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।